दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए एंटी डस्ट अभियान को शुरू कर दिया है और जिसमें पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के द्वारा कई कंस्ट्रक्शन साइट का निरीक्षण भी किया गया और साथ ही साथ नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी निर्धारित किया गया। आपको बताते चले कि 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान पर कार्य शुरू हो गया है। निर्माण साइटों पर 14 नियमों का पालन पूरे तरीके से अनिवार्य होगा। वहीं गोपाल राय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार निरीक्षण के दौरान निर्माण स्थल पर धूल नियंत्रण से संबंधित अनियमितताएं पाई गई थी और जिस पर डीपीसीसी को दोनों पर 5 लाख के जुर्माना लगाने के निर्देश भी दिए गए। डस्ट प्रदूषण को, धूल के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हमने एंटी डस्ट कैंपेन शुरू किया। इस कैंपेन के तहत दिल्ली के अलग अलग 13 डिपार्टमेंट्स की 523 टीमें गठित की गई, जो पूरे दिल्ली में अलग अलग जगह जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पर जाकर के ग्राउंड रियलिटी चेक कर रही हैं। उसको देखते हुए आज दिल्ली सचिवालय में पूरे दिल्ली के अंदर जहां जहां पर प्राइवेट या सरकारी कंस्ट्रक्शन चल रहा है 120 साइटों के जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनके प्रतिनिधियों को आज हमने बुलाया था और उनको डिटेल में प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है कि क्या क्या उनको करना है। उसके लिए हमने उनको दो पैम्पलेट उनको दिए हैं, पूरा एक किट दिया है कि इसमें 14 पॉइंट जो गाइडलाइन है उसको सबको दिया गया और समझाया गया है। दूसरा, क्या क्या उनको करना है और क्या क्या नहीं करना है, इसमें और डिटेल में सभी एजेंसियों के जो प्रतिनिधि थे उनको समझाया गया है हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा, जिससे कि जो कंस्ट्रक्शन का पोल्यूशन है उसे कंट्रोल करने में उनका सहयोग मिल सके। दूसरा, उनको ये टास्क दिया गया है, जैसे आज उनको ट्रेनिंग दी गई है वैसे ही सभी 120 जो कंस्ट्रक्शन साइट है उन पर इन एजेंसियों के प्रतिनिधि वहां उनको ट्रेनिंग देंगे, जिससे कि जो ग्राउंड फील्ड वर्कर है, जो ग्राउंड इंचार्ज है, उनको भी इसके बारे में जानकारी जो है वो मिल सके। बिहार की राजधानी पटना में प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर में मारपीट की घटना वायरल हुई थी और जिसमें कि आपको बताते चले कि आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने इस पर दुख जताया और साथ ही साथ तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट लिखकर मारपीट का घटना का जिक्र करते हुए मंदिर के अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराया। वहीं आपको बता दें कि आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कहा कि पिछले साल भी हमने इस मुद्दे को रखा था कि किस तरीके से इस्कॉन मंदिर में शोषण किया जा रहा है। मंदिर में रहकर कृष्ण कृपा दास भगवान के पीछे रहकर चंदन और तिलक लगाने का ढोंग करते हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। पिछले साल हमने इस मुद्दा को रखा था और कि किस तरीके से इस्कॉन मंदिर में शोषण हो रहा है और 8 साल के बच्चे के साथ भी हुआ था, मैंने रखा था और आज सामने आ गया, वीडियो आ गया। तो ये मंदिर में रह करके कृष्ण कृपा दास जिस तरीके से ये काम कर रहा है, भगवान को आड़ में ला करके और खुद चंदन तिलक लगाने का ढोंग करता है, तो हम ये कहना चाहेंगे इसके साथ सारे लोग पूरे इस्कॉन के जितने लोग हैं सब लिप्त हैं। और इसी मुद्दा को जब उठाया गया तो यूथ के जो लड़के होते हैं इस्कॉन में, जो नए नए सीखते हैं, कॉलेज से स्कूल से जो जाते हैं, भगवान के बारे में, अध्यात्म के बारे में जो जानने का काम करते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज कृष्ण कृपा दास ने कराने का काम किया। ये निंदनीय है और हम ये जीवीसी जो होता है उन लोग का हेड होता है, गवर्नर बॉडी होता है जीवीसी, जो कि मायापुर में बैठता है, तो हम उन लोगों को कहना चाहते हैं और उन लोग को हम कॉल भी करेंगे और अपने पत्र के माध्यम से उनको पत्र भी लिख करके हम भेजना चाहेंगे कि प्रेसिडेंट को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि यहाँ रहेगा माहौल पूरे तरीके से खराब करके रखेगा। न ढंग से पूजा हो पा रहा है, न कोई भक्त जा पाएगा मंदिर में, और खासकर लड़कियों के लिए इस्कॉन मंदिर जो है वो सुरक्षित नहीं है।
पहले भी आरोप लगे हैं पहले भी पॉस्को एक्ट लग चुका है और लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हुआ। हमने इसको लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के, जब पिछले बार जो हमने उठाया था इस मुद्दा को, तो हम इस्कॉन के जो महाराज हैं, गोपाल महाराज जो है आज इस दुनिया में नहीं है, वो उनको भी हमने ये कहा था ईस्ट ऑफ कैलाश में, जब वो हमसे मिले थे तो इस्कॉन मंदिर में, तो हमने इस बात को रखा था कि धर्म के आड़ में कुकर्म जो ये आदमी कर रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई हो और इसको इस्कॉन से बाहर किया। अगले साल हमने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में फॉर्चून कंपनी की टीम ने बारहद्वारी पर 2 कारोबारियों के यहां से नकली फॉर्चून कंपनी का रिफाइंड पकड़ा है। आपको बताते चले कि फॉर्चून कंपनी की टीम के मुताबिक अलीगढ़ में लंबे समय से नकली फॉर्चून रिफाइंड की बिक्री की शिकायत मिल रही थी और आज मुंबई से आई फॉर्चून कंपनी की टीम ने पुलिस के साथ अलीगढ़ के बारहद्वारी पर 2 कारोबारियों को यहां चेकिंग की थी और जहां पर इस दौरान फॉर्चून कंपनी की टीम को 2 कारोबारियों के यहां से 7 नकली फॉर्चून रिफाइंड बरामद किया गया और जिसमें कि आपको बताते चले कि नकली फॉर्चून रिफाइंड मिलने पर पुलिस टीमों ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। तो वहीं नकली रिफाइंड जो मिला है उसके जो फॉर्चून की जो कंपनी है उसने पुलिस को इसकी लिखित में शिकायत देकर आगे भी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल 7 पेटी नकली फॉर्चून रिफाइंड मिलने के बाद फॉर्चून कंपनी की टीम ने अन्य कारोबारियों के यहां भी चेकिंग करने की बात कही। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से अगर नवरात्र की बात की जाए तो नवरात्र के समय में रिफाइंड का जो इस्तेमाल होता है वो और भी बढ़ जाता है और इसी बीच जिस तरीके से यह मामला सामने आया तो इसे देखकर हर कोई चौंक रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से नकली फॉर्चून रिफाइंड आज ऐसा एक सामान बन चुका है जो कि हर रसोई में आपको देखने को मिलेगा और इस तरीके से जिस तरीके से उपभोक्ताओं के साथ यहां पर मिलावट के साथ नकली पदार्थ उन्हें दिया जा रहा है। हालांकि आपको बताते चले कि इस पैकेट को देखकर आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि यह फॉर्चून कंपनी का ही है या फिर किसी अन्य कंपनी का है या फिर किस तरीके से उपभोक्ताकर्ता के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। लेकिन आपको बताते चले जैसे ही इस सब के बारे में फॉर्चून की कंपनी को पता चला उस पर तुरंत संज्ञान लिया गया। पुरानी बिल्मर कंपनी से आए जी, छापेमारी ये फॉर्चून तेल की हुई है। डुप्लीकेट तेल यहाँ पे सेल हो रहा था, इसकी इन्फॉर्मेशन मिली थी कंपनी की तरफ से, तो उसी की तहकीकात हुई है और 8 बॉक्स माल मिला है। ये मार्केट से 2 दुकानों से माल मिला है 8 बॉक्स में। अभी इसकी लिखित तहरीर दी जा रही है, आगे की कार्रवाई की जाएगी इसके ऊपर कि ये माल कहाँ से आ रहा है, क्या है। जी हाँ, बिल्कुल अवगत करा दिया। जी हाँ, आ गए जी। उसके आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी एफआईआर के बाद में शुरू हो जाएगी कि ये माल कहाँ से लाया जा रहा है, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और कहाँ का सेल किया जा रहा है पूरे अलीगढ़ में और कहाँ है, और अलीगढ़ के आसपास भी किन किन जिलों में माल सेल हो रहा है, ये भी सारी जानकारी मिल जाएगी। जी, ये कंपनी सख्त से सख्त कदम उठाएगी, इसलिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो डुप्लीकेट माल सील किया जा रहा है इसके खिलाफ जी फर्क तो बहुत सारे हैं। अभी ये तो इन्वेस्टिगेशन पार्ट में भी आगे बताया जाएगा। थाना दिल्ली गेट का एक प्रकरण संज्ञान में जिस संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि थाना दिल्ली गेट में आज फॉर्चून कंपनी के कुछ वर्कर्स आए और उनके द्वारा ये अवगत कराया गया कि एक व्यवसायी द्वारा कॉपीराइट का उल्लंघन करके नकली फॉर्चून ब्रांड की सेलिंग कर रहा है, जिस संबंध में पुलिस व फूड की टीम द्वारा दबिश दी गई, जिसमें 7 पेटी जिसमें लगभग 16 पीसेस 1 लीटर ऑयल के थे वो बरामद हुए हैं। इस संबंध में कंपनी के वर्कर्स द्वारा जो तहरीर दी जा रही है उस पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अन्य आवश्यक कार्रवाई की जाए। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और नवनिर्वाचित विधायक उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू में लोग भले ही भाजपा को वोट उन्होंने दिया हो, लेकिन उनका हक बनता है कि सरकार उनके लिए काम करे और आने वाली सरकार उनके लिए काम करेगी। हम चाहते हैं कि हम अमन के माहौल में मिलकर लोगों की सेवा करें। मैंने उसका प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया किया, उन्होंने मुबारकबादी का पैगाम नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर के हैसियत से मैंने वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया किया और ये उम्मीद जताई कि मिल के एक कोऑपरेटिव और एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में हम जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करेंगे।
तो जिस हिसाब से अपोजिशन जमातें जो है लगातार इल्जाम लगा रहे हैं कि जम्मू के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाएगा, ना हुकूमत बनने दीजिए ना, व्यवहार जम्मू के साथ बिल्कुल ठीक होगा। हम वो लोग नहीं है ना जो इन लोगों से बदला लेते हैं क्योंकि उन्होंने हमें वोट नहीं दिया। आने वाली हुकूमत इतनी ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की होगी जितनी बीजेपी की, जितनी उन लोगों की जिन्होंने वोट नहीं डाले। अब आप क्या उम्मीद करें, श्रीनगर से 20% वोट पड़े, क्या हम 80% लोगों को जो है भूल जाएं? उन्होंने वोट में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उनका भी हक बनता है कि हुकूमत के फैसले जो हैं उनसे उनको फायदा मिले। इसी तरह जम्मू के लोग, बेशक उन्होंने बीजेपी को वोट दिए, लेकिन उनका हक बनता है कि हुकूमत जो है उनके लिए काम करे, और आने वाली हुकूमत उनके लिए काम करेगी। हुकूमत कितनी मजबूत रहेगी? क्या यहाँ पर जंग रहेगी हमेशा, एलजी वर्सेस चीफ मिनिस्टर या सेंटर वर्सेस? हम कम से कम जंग ढूंढने के लिए नहीं उतरेंगे। हमारी कोशिश नहीं होगी कि यहाँ जंग होनी चाहिए। हम तो चाहेंगे कि एक पुरअमन माहौल में यहाँ मिलके हम लोगों की खिदमत करें जब तक हमें रियासत का दर्जा नहीं मिलता, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द रियासत का दर्जा जो है हमें हासिल होगा। 370 पे अभी क्या स्टैंड है? जो हमारा पहले से स्टैंड था, हमारा सियासी मौकूफ है, हम उस पर कायम है। सर, क्या आप दिल्ली जाएंगे सीएम बनने के बाद? वहाँ पे हुकूमत प्राइम मिनिस्टर अभी फिलहाल सीएम बना नहीं कोई, बनने दीजिए, फिर जो बनेगा तो उससे पूछिए ना। अभी बना नहीं, अभी ना सीएम बना नहीं और आप दिल्ली की टिकटें निकाल रहे हो। बनने दीजिए ना, फिर टिकट काटेंगे। मैंने उसका प्राइम मिनिस्टर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों के साथ ही सारे पूर्वानुमान भी फेल हो गए हैं। सूबे में एक बार फिर से प्रचंड जीत के साथ बीजेपी की वापसी हुई है, और जिस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हरियाणा का मूड हमेशा बीजेपी के खिलाफ था, इसलिए नतीजे अजीब हैं। मुझे इसमें और भी परते होने का संदेह है। इस तरह 2 राज्यों का नतीजा आया है। लोकतंत्र है, जनता ने मतदान किया है। तो एक जगह जो है इंडिया अलायंस की सरकार बनी है, दूसरी जगह बीजेपी फिर से आई। अब जो जनता का फैसला है उसको सर आंखों पर हम लोगों को मानना चाहिए। और लेकिन जो रिजल्ट हरियाणा में जो माहौल था वो लग नहीं रहा था कि इस तरह का माहौल जो है हरियाणा में जो है होगा। लेकिन आप देखिएगा सब लोग आश्चर्य कर रहे हैं। हरियाणा के चुनाव को रिजल्ट को लेकर के तो भाजपा के लोग भी शुरू से कॉन्फिडेंट नहीं थे। वहां के मुख्यमंत्री का ही कई बार बयान आया कि जरूरत पड़ेगी तो हम जो है गठबंधन करके भी सरकार बनाएंगे। तो उनका बॉडी लैंग्वेज एक तो कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन फिर भी जो है आश्चर्यजनक जो है वो आया है रिजल्ट। हरियाणा में नतीजे आने के बाद जिस तरीके से बीजेपी के आगे होने पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं जानती हूं कि आप में से बहुत सारे लोग हरियाणा के नतीजों से परेशान हैं। चुनाव हमारे पक्ष में होने के बावजूद परिणाम न आने से हम भी व्यथित हैं। पार्टी एवं नेतृत्व इसका आकलन करके आगे के लिए रणनीति बना रहे हैं। जिस तरीके से आपको बताते चले कि हरियाणा के जो नतीजे सामने आए हैं, हालांकि जब मतगणना शुरू हुई थी तो इसमें शुरुआती रुझानों में पूरे तरीके से कांग्रेस के जो तमाम कार्यालय हैं वहां पर जश्न का माहौल बन गया था। लेकिन जैसे जैसे शाम हुई और मतगणना पूरी हुई और उसके बाद पूरे तरीके से जो नतीजे सामने आए उसने हर किसी को चौंका दिया, क्योंकि एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में बीजेपी की वापसी हुई है, और जिसपे कहीं ना कहीं विपक्ष में पूरे तरीके से एक दुखद माहौल जो है वो बना हुआ है। वास्को, मैं जानती हूं कि आप में से बहुत सारे लोग हरियाणा के नतीजों से परेशान हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे। चुनाव हमारे पक्ष में होने के बावजूद परिणाम न आने से हम भी व्यथित हैं, और पार्टी का नेतृत्व, हमारा शीर्ष नेतृत्व इसका आकलन करके आगे की रणनीति बना रहा है और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारा वजूद एक हार या एक जीत से तय नहीं हो सकता। हमारी लड़ाई उन ताकतों से है जिनको साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे अपनाने से कोई परहेज नहीं है, जिनके लिए हर कीमत पर सत्ता हासिल करना एकमात्र लक्ष्य है, जिनके पास अकूत पैसा ही नहीं पूरा का पूरा तंत्र है, और हमारे पास है केवल सत्य और साहस। पर वो इतना है कि इन जैसों के लिए काफी है, इतना है कि इनको परेशान करके रख देता है। आज वक्त है सबक सीखकर आगे बढ़ने का। आज वक्त है अपने हौसले और विश्वास को और मजबूत करने का। आज राहुल गांधी के संकल्प में संकल्प मिलाने का वक्त है, क्योंकि यह मत भूलिएगा कि जब सब ने हथियार डाल दिए थे
तो उस एक आदमी ने अकेले इस देश को जोड़ने का बीड़ा उठा लिया था। बिना अपनी जान की परवाह किए इस देश को पैदल नाप दिया और इस देश में मोहब्बत का झंडा लहरा दिया। उस एक आदमी ने मोदी और उनकी निरंकुश सरकार के खिलाफ जब संविधान उठा लिया तो उनको बैसाखी पर लाकर खड़ा करके ही दम लिया। सफलता ना मिलना जरूर दुखी करता है, लेकिन यह याद रखिएगा कि आप अभिमन्यु नहीं अर्जुन हैं और इस सरकार के चक्रव्यूह को तोड़कर ही हम दम लेंगे। एक बार जरूर सोचिएगा, आप राहुल के साथ क्यों खड़े हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको विश्वास है कि यह बंदा डरता नहीं है, यह आंख में आंख डालकर ललकारता है, यह अजनबियों को, गरीबों को, समाज की अंतिम पायदान पे खड़े हर उस व्यक्ति को गले लगाकर इज्जत देता है जिसको कोई पूछता भी नहीं है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी आपके हक की लड़ाई के लिए और इस देश के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। तो उठिए, निराशा को त्यागिए और फिर से लड़ाई के लिए कमर कस लीजिए। अभी महाराष्ट्र और झारखंड में जीत का झंडा मिलकर गाड़ना है। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, उस पार्टी के योद्धा हैं जिसने ब्रिटिश हुकूमत से निहत्थे लड़के इस देश को आजादी दिलाई थी। जो लड़ता है वही जीतता है और इतिहास गवाह है कि अंततोगत्वा अंत में जीत हमेशा सच और साहस की होती है। और दिनकर ने क्या खूब कहा है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। रिमेंबर, we are all fellow fighters, we are Rahul Gandhi's soldiers, we are his strength, and he is our leader who inspires us to fight the good fight. So rise and together we will shine. निराशा को छोड़िए और फिर से लड़ने का मन बना लीजिए, कमर कस लीजिए, क्योंकि जीत अंत में हमारी और आपकी होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी पर पीएम नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू में नफरत को किसने जन्म दिया, क्या कांग्रेस ने किया? गृह मंत्री भी यहां आए, प्रधानमंत्री भी यहां आए, उनके कई मंत्री आए, नफरत पैदा करने आए, और हमने कभी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया है और ना ही हम कभी करेंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जाएगा वो नहीं। जम्मू में किसने नफरत पैदा की बताइए? क्या वो कांग्रेस ने की? वो तो होम मिनिस्टर भी आए थे, प्रधानमंत्री भी आए थे, कितने मंत्री इनके नहीं आए नफरत पैदा करने के लिए? अगर ये लोग आ गए तो आतंकवाद बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। अरे यार, आतंकवाद बढ़ाने वाले कौन है? हमने कभी आतंकवाद का साथ नहीं दिया, न कभी आतंकवाद का साथ देंगे। परसों जो 5 MLA एलजी नॉमिनेट कर रहा है, तो क्या लगता है आपको? उससे चैलेंज है आपको? देखिए, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो ये कर नहीं सकते, वो ये नहीं कर सकते। ये हक है हुकूमत का, जो हुकूमत आएगी वो नॉमिनेट करती है। अगर ने किया तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमें कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारी इस प्ली को सुनेंगे और हमें इंसाफ देंगे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है गुजरात के लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित किया जाएगा और साथ ही साथ प्रस्ताव का आदेश स्प्रद और विविध समुद्री विरासतों को प्रदर्शित करता है और दुनिया में सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर बनाएंगे। बड़ा एक ट्रेड सेंटर, बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर था उस युग में, उसको नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की तरह डेवलप किया जाएगा और आज ये अप्रूवल हुआ कैबिनेट में। लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स डेवलप किया जाएगा। पूरे भारत की रिच और डाइवर्स मैरीटाइम हेरिटेज को दिखाना और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाना, ये एक बहुत बड़ा संकल्प है आज के इस कैबिनेट के डिसीजन में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें बहुत फोकस दिया है, क्योंकि गुजरात में सीएम रहते हुए उन्होंने इसको एक तरीके से बहुत डीप में स्टडी किया था। कई इसमें यूनिक फीचर्स होंगे, एक लाइट हाउसेज का म्यूजियम होगा, शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस होगा, डॉक्स होंगे और लोथल का जो टाउन का उस टाइम का जो पूरा डिजाइन था, वो कंप्लीट टाउन का डिजाइन वहां पे बनाया जाएगा। वर्ल्ड में सबसे बड़ा ये मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनेगा
once it is developed fully. और इस इनिशिएटिव से देश में, जैसा पूरी कोस्ट लाइन में स्टेट्स का नाम कहा मैंने आपको, उन सब में जो मैरीटाइम हेरिटेज है उसको डेवलपमेंट करने का एक नया मॉडल, एक नया माध्यम हमारे सामने तैयार होगा। ये उसका डिजाइन है, बहुत एक सोच समझ के बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है इस डिजाइन को। इसमें कई सारे कंपोनेंट्स हैं। इसमें वर्किंग एरिया है, एक्सपीरियंस एरिया है, लाइट हाउस म्यूजियम है, 5 डायमेंशनल थिएटर है, कई तरह की चीजें हैं जो कि उस समय के युग में हमें ले जाए और आज के जो नई जनरेशन्स है उन सबको हमारी रिच मैरीटाइम हेरिटेज के बारे में अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कराए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें आप हमारे साथ। नमस्कार।